मेरी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने नहीं बोला। आज तो चला लो। जल्दी से वीडियो ऑन करो भाई बच्चों। सुम्बुल कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बोलो बोलो। माँ वो लैपटॉप से ज्वाइन की थी क्लास। थोड़ा चेक कर लो। और बहाना तो दे नहीं सकते कि वीडियो ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में तो तुम 5 बजे भी ऑन करके बैठते हो वीडियो, है ना? मैम नहीं करते, मैम नहीं करते। अच्छा पूजा, सब पता है। सारे बच्चे वीडियो ऑन नहीं, अब नहीं बोलते, लेकिन पहले तो करते थे। अब तो तुम्हें आदत डाल दी सबने। एक ही दिन करी थी। एक ही दिन करी थी। और अभी जो क्लास ले रहे हो, अच्छा आज और कल में क्लास में ऑनलाइन वीडियो नहीं ऑन करी? नहीं नो मैम। अच्छा बहुत बढ़िया। पर मेरी क्लास में कर लो यार, क्योंकि मैंने आज वीडियो ऑन कर रखी है। कल से तो ऑफलाइन है वापस से, सेंटर पे मिलेंगे। खत्म हो गया भैया, हमारा वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई। बैक टू द फील्ड। चलो जल्दी से वीडियो ऑन करो, खत्म करते हैं। इम्यूनिटी वाला पोर्शन ऑलमोस्ट डन सा ही है वैसे तो, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। हाँ जी बताओ, कोई डाउट है तो पूछो वरना आगे चलेंगे। बोलो। हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं ना टोटल? 30 है ना? ये बाकी सारे कहाँ चले गए हैं? 20-21 ही दिखाई दे रहे हैं बस। इससे पहले वाली क्लास में कितने थे? क्यों भाई, बाकी सबको पर वो है, मना है क्या क्लास ज्वाइन करना? मैक्सिमम लिमिट है, अभी तो 20 दिख रहे हैं बस। पता नहीं कहाँ गए। बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो वरना आगे चलेंगे। बताओ, पूछना है कुछ? एनीथिंग टू आस्क? मैम यस वृंदा, बताओ। सोनाइजेशन में जो एंटीबॉडी हो पहले से ही फेगोसाइटिक सेल में प्रेजेंट होती है, बाद में तो फिर डिसाइड करती है, जैसे अपने एचसी का बताया। बेटा एंटीबॉडी पहली बात कभी फैगोसाइटोसिस कर नहीं सकती, है ना? दूसरी बात, सेल के अंदर नहीं होती है एंटीबॉडी, सेल के ऊपर हो सकती है भले। तो बेसिकली ये ब्लड में होगी। ब्लड में कोई पैथोजन है, आईजीजी आईजीएम नाम की एंटीबॉडी उस पैथोजन से बाइंड हुई है, और उसके बाद फैगोसिटिक सेल के पास जाके उसको वो पैथोजन दे देती है। ठीक है ना? हाँ जी, और बताओ। और बताइए। चलूं आगे, कुछ नहीं पूछना? पक्का? रिवाइज करके आए हो कल जो पढ़ाया था, है ना? बाकी ये सारे बच्चे कहाँ चले गए भाई? सारे लड़के गायब हो गए। भैया तैयार होने गए हो क्या? है? चला ले वीडियो, चला ले। रौनक तुमने अच्छी वाली वीडियो ऑन कर रखी थी, अब गायब हो गए।
चलो भाई आगे पढ़ लेते हैं। पूजा तुम तो करोगी नहीं, पहले सबसे पहले नो मैम कर दिया था। मैम थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू है, वरना कर लेती हाँ, हूँ। नेटवर्क तो बेटा सारे ही अटके रहते हैं। अभी तुमसे बोले हैं तुम्हारे दोस्तों को वीडियो कॉल करने के लिए, तो तुम्हारे नेटवर्क तुरंत ठीक हो जाएंगे, तुरंत, है ना। चलो भाई आगे पढ़ते हैं फिर। आप लोगों को मैंने कहाँ तक पढ़ाया था कल? यहाँ तक पढ़ाया था शायद। ये आप लोगों की क्लास का ही है ना, ये पढ़ाया था ना बच्चों कल? कहाँ तक पढ़ाया था, ये कि ये? कौन सा? टाइप्स ऑफ ग्राफ। ये सब पढ़ाया था ना? यस मैम। ये ग्राफ्ट वगैरह पढ़ा दी है? यस यस मैम। मैम। आपने बोला था कि आप यस मैम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फोइड ऑर्गन और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और वैक्सीनेशन करवाएंगे। यस राइट। तो चलो मैं तो तुमको ये एमएचसी वगैरह पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत जो एमएचसी के बारे में जानना था वो भी बता चुकी हूँ। बहुत है इतना। आगे चलते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ने से पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में एक दो बातें बता सकती हूँ बस, है ना, जो कि आपको जानने हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह हो गया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और आपका सीएमआई कंप्लीट हो चुका है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहीं पे भी मेंशन नहीं है वैसे आपकी एनसीईआरटी में, बट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्चुअली देखा जाए इन्नेट और एक्वायर्ड दोनों इम्यूनिटी के बीच में आता है। मतलब दोनों में ले सकते हो आप उसे, क्योंकि वो एंटीबॉडीज के थ्रू भी एक्टिवेट होता है और डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो जाता है इन्नेट मैकेनिज्म के थ्रू, इनबॉर्न मैकेनिज्म के थ्रू। तो आप ब्रिज कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, लेकिन होता क्या है वो हम देखते हैं अभी थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का बना हुआ एक पूरा सिस्टम है जो इम्यूनिटी में मदद करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कितने होते हैं? 30 होते हैं, 30। ये प्रोटीन्स का बना हुआ सिस्टम है। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जैसे ब्लड में इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो क्लॉटिंग वाले, क्लॉटिंग प्रोटीन्स किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में, ब्लड में ही पड़े रहते हैं। जब क्लॉटिंग की जरूरत होती है तब एक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्लड में पड़े होते हैं भाई। ज्यादातर प्रोटीन्स लिवर ही बनाता है, बना के छोड़ देता है ब्लड में, और ब्लड में बना के छोड़ने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। सपोज करो कोई पैथोजन वगैरह आया तो ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। कुछ बात समझ रहे हो? तो एक्चुअली देखा जाए ये सिस्टम प्रोटीन्स का बना हुआ है, 30 प्रोटीन्स का। देयर इज नो सेल इन्वॉल्व, इसमें कोई सेल नहीं होता। ओनली 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, है ना। एंड ऑल्सो उनकी एक्टिवेशन होती है ऑन द अराइवल ऑफ पैथोजन। अब वो कैसे होती है वही मेरे को आपको बताना है। दो पाथवे हैं, एक क्लासिकल पाथवे और एक ऑल्टरनेट पाथवे है। सो एक पाथवे जो है जिसके थ्रू एक्टिवेट होता है वो है आपके पास एंटीबॉडीज के थ्रू एक्टिवेशन होना, और एक पाथवे है जिसमें खुद पैथोजन आएगा और उसी ने डायरेक्टली प्रोटीन को एक्टिवेट करा दिया। पैथोजन पे मौजूद प्रोटीन या पैथोजन पे मौजूद शुगर ने डायरेक्टली इस प्रोटीन को एक्टिवेट करा दिया। तो दो मैकेनिज्म है, या तो एंटीबॉडीज के थ्रू एक्टिवेट हो प्रोटीन, है ना, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? अडेप्टिव इम्यूनिटी का। अगर प्रोटीन डायरेक्टली एक्टिवेट हो रहा है डायरेक्टली थ्रू पैथोजन, तो वो किस कौन सी इम्यूनिटी का पार्ट हो गया? इन्नेट इम्यूनिटी का। तो आप इसलिए इसको ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड, क्योंकि दोनों मैकेनिज्म से एक्टिवेशन हो सकती है। तो आप ये लिख लो पहले, इट इज अ सेट ऑफ 30 complement proteins present in our blood in the inactive form. These proteins
are activated either by antibody or directly by protein or polysaccharide present on pathogen. तो डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकते हैं प्रोटीन डायरेक्टली बाय पैथोजन और बाय बाइंडिंग विद एंटीबॉडी. इट इज अ ब्रिज बिटवीन innate and acquired immunity. innate और acquired के बीच का ब्रिज है. It does not involve any cell. कोई सेल इन्वॉल्व नहीं करता है. It does not involve any kind of cell. It involves only complement protein. 1 मिनट लिखो इसको, 1 मिनट. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक लिख लिए? वीडियो चला लो भी. ठीक है. अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का एक पेज में तो कंप्लीट हो नहीं सकता, और ना ही हमें इससे ज्यादा पढ़ना है इसके बारे में. हमें सिर्फ ये जानना है कि एक्टिवेशन 2 तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ. एक्चुअली 3 तरीके से एक्टिवेशन होता है, बट ये सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे. और ये ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत ईजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है. जैसे आपने कैस्केड पढ़ा है क्लॉटिंग वाला, एक के बाद एक प्रोटीन एक्टिवेट होते चले जाते हैं. इसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक के बाद एक एक्टिवेट होते चले जाते हैं. लेकिन हमने नहीं पढ़ना, ना हमारे सिलेबस में है. आप सिर्फ एक पाथवे लिख लो. एक होता है क्लासिकल पाथवे, जिसके थ्रू ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और दूसरा पाथवे कहलाया जाता है ऑल्टरनेट पाथवे. क्लासिकल पाथवे वो कहलाया जाता है भाई जिसमें एंटीबॉडीज के थ्रू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं. और जबकि अगर डायरेक्टली पैथोजन की प्रोटीन या शुगर के थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पाथवे. तो 2 पाथवे आ सकते हैं, क्लासिकल या ऑल्टरनेट. तो क्लासिकल में आप लिख सकते हो एंटीबॉडी सच एज IgG ही आएंगी इसमें, IgG या IgM. एंटीबॉडी सच एज IgG, IgM binds with pathogen या एंटीजन, इनके साथ बाइंड करती हैं, एंड एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन.
एंड एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ऐसे एक्टिवेट हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड्स and proteins of pathogen activates complement protein। इस तरीके से भी हो सकता है भाई एक्टिवेट। ये ऑल्टरनेट पाथवे में आ गया। ऑल्टरनेट वाला इनेट का पार्ट है, क्लासिकल वाला जो है एक्वायर्ड का पार्ट है। और ये दोनों ही पाथवे अगर एक्टिवेशन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की, तो अल्टीमेटली जाके कन्वर्ज हो जाएगा। दोनों से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, कैस्केड चलेगा पूरे प्रोटीन का, और क्या बन जाएगा, पैथोजन जो है ना उसको अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली आप बोलते हो इस दौरान करते करते बीच में मैक की फॉर्मेशन हो जाती है। मैक, जैसे जैसे प्रोटीन्स एक्टिवेट होते जाते हैं वैसे वैसे मैक फॉर्म हो जाता है। व्हाट इज मैक? मैक इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है पैथोजन के साथ जिसको आप मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलने लग जाते हो। तो अब क्या होगा, ये फर्दर पैथोजन इस पे या तो फैगोसाइटोसिस करा देते हैं भाई, इसकी फर्दर फैगोसाइटोसिस हो जाए, खत्म हो जाए भाई, इसको डिस्ट्रक्ट कर दो, फैगोसाइटोसिस। अरे क्या हो गया ये, एक मिनट। इसकी फर्दर आप क्या करा दो, फैगोसाइटोसिस, या तो ये करा दो या इसको क्या करा दोगे आप, सिंपली फैगोसाइटोसिस करा दो, वरना साइटोलाइसिस, याद है सेल बर्स्टिंग वगैरह, परफोरेंस के थ्रू किल करा देना, या इसकी साइटोलाइसिस हो जाती है, बर्स्टिंग किलिंग। या फिर हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू इंफ्लेमेटरी बैरियर, याद है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, स्वेलिंग, पेन, ये सब भी एलिसिट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है। सो वो डिपेंड करता है किस टाइप का पैथोजन है और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते चले जाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है पैथोजन का, और उसके फर्दर कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट हो सकता है इनमें से। ठीक है ना? तो इतना याद रख लो, यही था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कोई पूछेगा नहीं ज्यादा इसमें कुछ। लिख लिया था यहां तक? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद पढ़ाना है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मैम बोलो। आप ना आज बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ पूजा, तुम क्या मेरे को शुगर बटर लगाती रहती हो, बताओ क्या होगा इससे? काश मैं तुम्हारा पेपर चेक कर रही होती तो मैं तुम्हें रैंक 1 से डॉक्टर बना देती। अब कोई ना मैम, अभी भी बना ही दोगे आप, रैंक तो 1 तुम से तो, नहीं तो वैसे बन दोगे। चलो वो तो ठीक है, पहले तुम वीडियो तो ऑन करो। मैं अच्छी नहीं लग रही ना मैम, वरना मैं कर देती। तो अभी तैयार होके नेटवर्क। बैठती मेरी तरह है, कैमरे के सामने सज धज के बैठ जाती, और क्या है? ऐसे शर्माते हो तुम लोग तो, जैसे मैं पहली बार तुम्हें देख रही है या टीचर्स तुम्हें पहली बार देख रहे होते हैं ना, तुम्हारी मुंह दिखाई चल रही है यहाँ पे। भैया हमने देख लिया है तुम्हें क्लास में, ऐसे बैठ जाओ तुम, कैमरा ऑन करके, क्या फर्क पड़ता है? जैसे हो वैसे बैठ जाओ, उसमें क्या है? आधे बच्चे तो इतने कैमरा शाय रहते हैं। और यही बोलो, व्हाट्सएप पे तुम्हारा वो कॉल है, ग्रुप कॉल, तो तुरंत जो है बच्चे अपने बेस्ट आउटफिट्स में तैयार रहते हैं, वीडियो कॉल करेंगे भाई। चलो भाई, डन हो गया बच्चों, बताओ लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। चलो अब देखो, ध्यान से सुनो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, उसको मैं शेयर करूंगी, लिखना तुम आराम से बैठ के, ध्यान से सुनते जाओ। लिम्फॉइड ऑर्गन्स का क्या मतलब समझते हो? बताओ थोड़ा सा, जो तुम्हारे दिमाग में हो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। वेरी गुड स्वाति, जहां लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। लिम्फोसाइट्स तो पता ही है सभी को, WBCs है एक तरीके के, है ना? लिम्फोसाइट जहां फॉर्म हो रहे होते हैं,
जिन ऑर्गन्स में वो मैच्योर हो रहे होते हैं, जहां पे वो डिवाइड करेंगे, जहां पे वो पैथोजन से फाइट करेंगे, वो सारे ही ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाए जाते हैं। तो सारी चीजें एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइट्स आर लिम्फोइड ऑर्गन्स ओनली। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में भर भर के लिम्फोसाइट्स होंगे। तो बात समझ रहे हो ये बात? लेकिन आपने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी कह दी है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की या सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स की, और दूसरी कैटेगरी बोल दिया आपने पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की या फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी, रिस्पेक्टिवली नोन एज सेंट्रल और पेरिफेरल। ठीक है, अब क्या पर्पस है इनको प्राइमरी बोलने का? एनी आइडिया क्या पर्पस है इन्हें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलने का? ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट्स बनेंगे, फॉर्म होंगे, और फॉर्म होने के बाद मैच्यूरेशन भी जिन ऑर्गन के अंदर होगी उन्हें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां लिम्फोसाइट्स बनेंगे और लिम्फोसाइट्स बनने के बाद मैच्योर भी इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर होंगे। जैसे कि WBCs हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स ब्लड सेल्स हैं, तो सारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चों? इन दी बोन मैरो। तो जाहिर सी बात है बोन मैरो इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, है ना? बोन मैरो इज वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बट बी सेल्स की फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन बोन मैरो में ही हो जाती है। बट टी लिम्फोसाइट्स तो आपको पता है बोन मैरो में फॉर्म होने के बाद कहाँ माइग्रेट होंगे? टू दी थाइमस। थाइमस, यस। तो थाइमस में मैच्यूरेशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की, तो इसका मतलब ये हुआ थाइमस इज ऑल्सो अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बात समझ रहे हो? तो थाइमस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर दो लिम्फोइड ऑर्गन है, वन इज बोन मैरो एंड अदर इज थाइमस। ओके है बात? रौनक माइक म्यूट करो भाई। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो भी याद रखें, थाइमस भी याद रखें। बट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को ऐसे डिस्क्राइब करोगे, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के बाद माइग्रेट करते हैं। ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के बाद माइग्रेट हो जाते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। अगर कभी इंफेक्शन पैथोजन कोई सा शरीर में आया तो वो कौन से लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद है वो उनसे फाइट करेंगे? सेकेंडरी के अंदर। बात समझ रहे हो? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही lymphocytes interacts with the pathogen. They can fight against them, they divide against them, they proliferate against them, they become the effector cells in the secondary lymphoid organ. तो इसका मतलब है वो अपना डिवाइड करके पूरी सेना खड़ी कर लेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर और वहां पे लड़ाई करेंगे एंटीजन से। तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, बैटल ग्राउंड समझ लो। एक किस्म का जो बैटल ग्राउंड है पैथोजन से फाइट करने का, वो बैटल ग्राउंड कौन सा रहता है उनका? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और जहां पे उनकी फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन वाला ऑर्गन रहता है वो कौन सा रहता है? प्राइमरी। समझ गए हो? फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन वाला। ठीक है, अब सेकेंडरी में भी बहुत सारे आ जाते हैं मेरे बच्चों। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ये सब नाम सुने होंगे। लिम्फ नोड, स्प्लीन, अपेंडिक्स, माल्ट, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, नाम सुन रखे हैं ना सब? ये सारे जितने भी बताए मैंने ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। अब माल्ट की फुल फॉर्म समझे भाई। माल्ट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ध्यान करो, आपने 11th क्लास में म्यूकोजा लेयर पढ़ी है ऑर्गन्स की? म्यूकोजा लेयर है ना, गट की इनर मोस्ट लेयर थी भाई। सारे ऑर्गन्स में इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा। सो बेसिकली म्यूकोजा लेयर में जो आपने लैमिना प्रोपरिया अगर वर्ड सुना हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है म्यूकोजा का, तो बेसिकली म्यूकोजा लेयर में जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उसे माल्ट कहते हैं। म्यूकोजा लेयर के लिम्फोइड ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? माल्ट। तो माल्ट तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गन्स में मौजूद होता है, क्योंकि म्यूकोजा लेयर तो होती ही है सभी में।
तो देखा जाए अबंडेंट लिम्फोइड ऑर्गन, मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनाता है लिम्फोइड ऑर्गन का, वो माल्ट ही होता है। मोर देन 50% जो है हमारे पास माल्ट मौजूद है लिम्फोइड ऑर्गन्स के तौर पे। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का? स्प्लीन होता है। स्प्लीन है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, सभी को मिला के, प्राइमरी सेकेंडरी सभी को मिला के लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन। एंड सबसे छोटा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा हुआ? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स याद है आपको? लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स के अगर बगल में राजमा जैसे बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं लिम्फ नोड्स, छोटे छोटे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ब्लड में कोई इंफेक्शन आया, सपोज करो ब्लड में, तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन काम करेगा? फिल्टर ऑफ ब्लड कौन से लिम्फोइड ऑर्गन को बोल सकते हो? स्प्लीन। स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसीज वगैरह वहीं स्टोर होते हैं, ब्लड के थ्रू माइग्रेट हो रहे होते हैं, है ना? स्प्लीन विच इज कॉल्ड एज फिल्टर ऑफ लिम्फ। लिम्फ के थ्रू कुछ आया तो वो किसके थ्रू फिल्टर होगा? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के थ्रू। कुछ बात समझ रहे हो? अगर खाने के थ्रू कुछ आया, स्मेल के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू आया तो टॉन्सिल्स है भाई, देन यू हैव टॉन्सिल्स। अगर कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है तो देन यू हैव अपेंडिक्स एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट्स के मास को स्टोर करके रखेंगे। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लैमिना प्रोप्रिया में जो लिम्फोइड ऑर्गन है उनको तो स्पेशल नेम मिला हुआ है, उनको पियर्स पैचेस बोलते हैं। याद है? उनको पियर्स पैचेस बोला जाता है। तो बेसिकली ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज और सुनो लिम्फोइड ऑर्गन में, मैंने आपको प्राइमरी इंसानों में तो बता दिया थाइमस होता है और बोन मैरो होता है, दैट इज करेक्ट। बट इसके अलावा हमारे पास बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स में याद करो हॉलो बोन्स होते हैं जिनको आप न्यूमैटिक बोन्स बोलते हो, है ना? और न्यूमैटिक बोन्स का मतलब है दीज बोन्स आर विदाउट बोन मैरो, इनमें बोन मैरो नहीं होगा। बोन मैरो नहीं होगा तो इसका मतलब है इनके लिम्फोसाइट्स तो बोन मैरो में नहीं बन सकते। तो इनके कहाँ बनते हैं ये सेल्स? इनके लिए कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है? उसको बोलते हैं बर्सा फेब्रिकस, बर्सा ऑफ फेब्रिकस। एक्चुअली ये बी सेल जो नाम आया ना, बी लिम्फोसाइट, ये बोन मैरो से नहीं आया है, बर्सा से आया है, बर्सा ऑफ बर्ड्स। सो बर्सा ऑफ फेब्रिकस बर्ड्स के अंदर होता है, क्लोएका के पास। क्लोएका याद है? कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं, है ना? क्लोएका के पास होता है ये बर्सा ऑफ फेब्रिकस, और ये बर्ड्स का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा लिखो, अब यही वाली स्टोरी थी एक पूरी। जल्दी तो लिख पाया, ये मैंने कहाँ लिख पाया था? ये रहा लिम्फोइड ऑर्गन्स, राइट डाउन, लिखे।
बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? बोलिए। अरे बाकी सब लिख भी रहे हो? यार वीडियो नहीं चलाते तो कुछ पता नहीं चलता। रौनक ये तैयार नहीं हुए है ना तुम्हारी तरफ? क्या पता ये अभी उठी ही ना हो, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल। हाँ भाई, क्यों नवनीत, वीडियो चला लो। अच्छा, आपको याद है एक बात आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, जैसे जैसे एज 35 प्लस होती चली जाती है उसके बाद सो ऑन, इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे एज के साथ डाउन होती चली जाती है। पता ही होगा ये बात तो, है ना? और इसका मेन रीजन क्या बोलते हैं? कौन सा ऑर्गन डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है? थाइमस। थाइमस। थाइमस इज द ओनली एंडोक्राइन। हाँ बोलो आस्था, क्या कह रहे हो? नेटवर्क वीक है आस्था तुम्हारा, आवाज ले। अच्छा, आवाज लहर गई तुम्हारी, देखो। ओके, देखिए भाई, मैं क्या बता रही थी, थाइमस जो है इकलौता ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि उम्र के साथ डीजनरेट करता है, और डीजनरेशन को एट्रोफी वर्ड लिखते हैं। ये 11th में बताई गई है सारी बातें। ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विद एट्रोफीज विद द एज, दैट इज थाइमस। और दूसरा याद होगा, थाइमस जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जरा याद करके बताना, ये भी पढ़ाते हैं 11th में। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस? कौन सा है? थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का हार्मोन। और आपको याद है कि ये जो हार्मोन रिलीज होगा, इसी के कारण से टी सेल मैच्योर हो पाते हैं। और जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, टी सेल मैच्योर होंगे तो वो बी सेल को स्टिमुलेट कर पाएंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इन अ वे देखा जाए कि थाइमस ग्लैंड जो है उसका हार्मोन इज स्टिमुलेटिंग मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, देन टी सेल्स आर फर्दर स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय दी बी सेल्स। तो इसका मतलब देखा जाए ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सारा रेगुलेटेड थ्रू टी सेल्स ही हो रहा है, एंड टी सेल्स की मैच्योरेशन थ्रू थाइमस हो रही है। इसलिए थाइमस को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला जाता है। कुछ बात समझ में आई? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलने का कारण है इसको। और थ्रोन का क्या मतलब है? फेंकना नहीं है, दिस इज नॉट थ्रो। थ्रोन का मतलब है सिंहासन, राजा है ये। और थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हो। लिख लिया है यहाँ तक? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन डन हो गया? यस मैम। सभी बच्चों का? यस मैम। ओके। अदिति, तुम कल आई थी अदिति? यस मैम। वेरी गुड। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? यस मैम। ओके गुड। सेकेंडरी लिखिए।
These are the organs in which lymphocytes interact with the pathogen and proliferate or divide against it. लिख लो, चलो 1 मिनट दो, यहाँ तक लिखो। अच्छा, अगर माल्ट जो है वो गट के ऑर्गन्स में हो, गट के ऑर्गन मतलब एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स में हो, तो माल्ट को गाल्ट भी बोल सकते हो भाई, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। माल्ट ऑफ द गट ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिखो यहाँ तक। हाँ जी, हो गया भाई, बच्चों डन। लिख लिया सभी ने? बोल दो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, आगे चलेंगे। Yes, ma'am. Yes. सभी का हो गया? भाई स्क्रीनशॉट करके मत रख लेना, जब दिखा रही हूँ तो लिखना ही है इसको। कंप्लीट हो गया ना सभी का? चलो अब दूसरा सुनो, दूसरी चीज सुने। क्या जानते हैं भाई एलर्जी के बारे में? पहले तुम ना सुन ही लो, क्योंकि फिर तुम लिखना स्टार्ट कर देते हो। पहले सुनो, बताएं एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, इसके बारे में क्या जानते हो? क्या होती है? हर किसी को तो नहीं होती एलर्जी, है ना, और सेम चीज से भी नहीं होती। अलग अलग प्रकार की एलर्जियां लोगों को आजकल होने लग गई है। कुछ लोगों को लोगों से ही एलर्जी होने लग गई है ना। तो मतलब अगर देखा जाए एलर्जीज भी अलग अलग प्रकार की हो गई हैं। तो
क्यों होती है लोगों को एलर्जी, बताओ। जब कोई जब हाँ, किसी बोलो। फॉरेन पार्टिकल के मतलब बॉडी में एंटर करने से जो एक्सजरेट इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, उससे एलर्जी कहते हैं। स्वाति, तुमने पढ़ लिया था क्या क्या लिखा हुआ था पहली लाइन में? क्योंकि मैम एग्जैजरेट पहले से थोड़ा पढ़ रखा है। वेरी गुड। तो देखो, एलर्जी जो है, पहली बात, एक तो सभी इंसानों को नहीं होती है, तो इसका मतलब है सबका इम्यून सिस्टम जो है बहुत हाइपर रिएक्टिव नहीं है ना। और ऐसे हो सकते हैं कुछ एजेंट्स जो हमारे शरीर में घुस रहे हैं थ्रू मे बी इनहलेशन, थ्रू मे बी इंजेस्टेशन खाने से, या थ्रू इन दी ब्लड आ रहे हैं, किसी तरीके से ब्लड में पहुंच गए, वो सारे एजेंट्स या वो सारे सब्सटेंसेस हमारे को कॉज कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इरिटेट कर सकते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम इरिटेट हुआ उन सारी चीजों के आने से, तो वो एक रिस्पॉन्स डेवलप करना शुरू कर देगा। क्या रिस्पॉन्स आएगा? जैसे खांसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से छींकें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार चढ़ सकता है, हमें फीवर हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है अगर इनहेलेशन के थ्रू कुछ आया है। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए, इट इज नथिंग बट एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम ने हाइपर एक्टिव तरीके से काम किया और उस वजह से हमने ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट किया। So some people they generate this kind of response towards certain specific allergy causing agent, और allergy causing agent को आप allergens बोलते हो। These allergy causing agents are called as allergens। अब वो allergen हर किसी के लिए अलग अलग किस्म का हो सकता है। भाई हो सकता है मेरे लिए allergen पोलन हो सकता है, किसी और के लिए डस्ट हो सकती है ना। आपने देखा होगा few people are so much sensitive to dust। अगर आप उनके घर में बुला लो और अगर आपके पिलो में थोड़ा सा भी डस्ट है, या आपके कुशन जो है सोफे में बैठे हुए हैं, छींकना शुरू कर देंगे भाई डस्ट के कारण। कुछ भी होता है ऐसे, मतलब अगर उनको दिख जाए कि भाई मकड़ी के जाले लगे हुए हैं कहीं पे, है ना, और स्पाइडर वेब है, गंदगी है, दे स्टार्ट स्नीजिंग। देखा होगा ऐसा तो। और एक ऐसा ही एलर्जिक बीमारी है, आपने सुना है, सभी ने पढ़ा भी है 11th क्लास में, एजमा, अस्थमा, दमा जैसे बोलते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि सर्टेन एलर्जेंस एक्सपोज करने से, इनहेल कर लेने से, जिन लोगों को एस्मेटिक प्रॉब्लम होती है उनको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, उनके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिस वजह से बहुत वो तेज तेज से साउंड लेते हैं, विस्लिंग सी साउंड, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उनको सांस लेने में, उनकी स्मूथ मसल स्पैस्मिक कॉन्ट्रैक्शंस करने लग जाती हैं ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो क्या करोगे उस समय, क्या दोगे? एलर्जी तो है, एलर्जी हुई भी है, और वर्स्ट सिम्टम भी हुए हैं एलर्जी के। और वर्स्ट सिम्टम होने का कारण है मास्ट सेल और बेसोफिल से हिस्टामिन का रिलीज होना। हिस्टामिन जो है वेजोडाइलेशन करवा देता है, वो वैसे ही कंडीशंस को खराब करता जाता है। तो भाई डॉक्टर के पास गए, एकदम से बहुत ज्यादा अटैक पड़ रहा है, एलर्जिक अटैक, तो क्या डॉक्टर उस समय देता है? बताइए, सोच ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देगा, बिल्कुल ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देगा कि डायलेटर्स देगा, थोड़ा सोच के बताओ यार। कॉन्स्ट्रिक्टर्स करने से तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे पैसेज को, हवा वैसे ही कम जा रही है। डायलेटर्स, ब्रोंको डायलेटर्स दोगे ना जिससे ब्रोंक्योल्स डायलेट हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड तो वैसे ही है पैसेज पूरा, डायलेशन कराओगे तो ठीक है। वो उस पंप वगैरह में ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, बट क्योंकि मैंने अभी बताया हिस्टामिन वगैरह सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं, तो हमें सिम्टम्स को बेटर करना है, तो जाहिर सी बात है एंटी हिस्टामिन देगा ना, जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर सके। या फिर स्टेरॉइड्स दिया जाते हैं। स्टेरॉइड से क्या होगा? अगेन ये जो ब्रीदिंग रेट है ये तेज हो जाएगा, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, जैसे एड्रेनलिन वगैरह भी दे सकते हैं, है ना। ये सब भी सेम काम करते हैं, ब्रीदिंग रेट तेज कर देंगे, हार्ट रेट तेज कर देंगे, बीपी बढ़ा देंगे, जिससे कि भाई जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो सिचुएशन मतलब बहुत ग्रॉस हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, वो बेटर हो जाए। और सोचो किसी को एंटीबायोटिक से एलर्जी है, पेनिसिलिन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है ना। और हम चले गए भाई हॉस्पिटल में, पेनिसिलिन देने की जरूरत पड़ गई, एंटीबायोटिक, डॉक्टर ने टेस्ट ही नहीं किया कि पेनिसिलिन से एलर्जी है कि नहीं, और इंजेक्शन लगा दिया भाई एंटीबायोटिक का, उसके ब्लड में आ गई है एंटीबायोटिक, जिससे उसको एलर्जी है पेशेंट को। तो क्या हो सकता है? जान भी जा सकती है उसकी। एक्सट्रीम शॉक लाइक कंडीशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, एक्सट्रीम शॉक लाइक कंडीशन।
अगर एक्सट्रीम शॉक लाइक कंडीशन हो गई ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू एलर्जेन, उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, और बहुत डेडली हो जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, दिस में लीड टू डेथ ऑल्सो, है ना। इसमें तुरंत तुरंत फिर एड्रेनलिन शॉट्स लगाने पड़ जाते हैं, वरना जो है सिचुएशन हाथ से निकल सकती है डॉक्टर के भी। समझे हो कुछ बात की नहीं समझ पाए हो, बताओ। तो यही है। आपने हे फीवर करके सुन रखा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है एक, है ना। हे फीवर में बुखार हो जाता है, या फिर रनिंग नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज हे फीवर। एक्जिमा सुना है, लोगों को एलर्जी स्किन की हो जाती है, स्किन एलर्जीज तो बहुत कॉमन है। एक्सट्रीम ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस इज एक्जिमा। तो आजकल बहुत लोगों को होने लगा है एक्जिमा, एलर्जिक रिस्पॉन्स है ये सारा। ठीक है, लिख लो इसको। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के, एलर्जी इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हाइपर रिस्पॉन्स। इसकी हेडिंग डाल लो, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स करके लिख सकते हो। मैम किसी को एलर्जी बाद में डेवलप हो सकती है, लाइक? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है भाई, उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ हो सकती है। हो सकता है पहले नहीं थी और अब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैम अगर किसी को एलर्जी है तो फिर वो ठीक हो सकती है? ये भी जो है ना, एलर्जी जो है वो ऑटोमेटिक हुई है, ऑटोमेटिक ठीक भी हो सकती है। बोलते हैं होम्योपैथी वगैरह में स्किन एलर्जीज ठीक हो जाती हैं, और बट होम्योपैथ मैम जो है, अस्थमा तो लाइफ लॉन्ग होगा। हाँ अस्थमा भी ठीक हो जाता है भाई किसी किसी का। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह बोलते रेगुलेट करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। मैम इसमें तो इम्यूनिटी का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, वो ज्यादा काम करिए, तो हमने इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों बोला? आप ना इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी मत लिखो, आप इसको लिखो डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्चुअली आपने आगे पढ़ना है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ऐसे करके लिख लो। उसमें पहले लिख लो हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी। एलर्जी में कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं? आईजीई। यस, आईजीई।
मैम एलर्जी में एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स देने का क्या फायदा है? बेटा क्योंकि अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन वेजोडाइलेशन करा रहा है इतना ज्यादा, उस वजह से ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीपी इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट बेटर, तो एड्रेनलिन यही तो करते हैं, एंड स्टेरॉइड्स भी। ओके ओके मैम। अच्छा, धीरे धीरे करके सभी बच्चे भाग गए, सिर्फ ऋषा रह गई है। रौनक, तुम भी मौके की ताक पे भाग गए हो। सोच रहे क्या करूं, बोर हो रहा हूँ, ऐसे ही बैठा। अच्छा, पानी पी रहे तो पानी की बोतल रख लेते साइड में। डन हो गया, ये बता दो। यस मैम। लिख लिया सभी ने? नहीं मैम। नहीं, जल्दी लिखो यार, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। डन मैम। डन ऑल ऑफ यू। चलूं आगे? देखो नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या समझते हो, क्या होते हैं? व्हाट आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? जब खुद की एंटीबॉडीज खुद ही के सेल्स को अटैक करने लगती है। यस, जब खुद का इम्यून सिस्टम develop antibodies against self antigens of the cells, and there are list of autoimmune disorders जहां पे हमारी बॉडी जो है अपने ही इम्यून सिस्टम जो है खुद के ही एंटीजेंस को अटैक करना स्टार्ट कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, बताना जरा, आपको 11th में पढ़ाया गया था। आर्थराइटिस तो जॉइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस इज जॉइंट पेन। हाँ बताओ प्रिशा, बोलो। साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स पे अटैक। यस, साइनोवियल मेम्ब्रेन याद है, साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, और फिर उसके कारण से साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो पैनस सिक्रीशंस करती है फ्लूइड के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड में, और वो पैनस जाके ग्रेन्यूल्स जाके टकराने शुरू कर देते हैं हाइलिन कार्टिलेज पे, और फ्रिक्शन इन जॉइंट क्रिएट हो जाती है। याद है, कुछ ऐसे पढ़ाया था भाई 11th क्लास में? दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट, व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस, ये भी पढ़ाया था, सब पढ़े हुए हैं वैसे ही। व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस? लिखे हुए हैं वैसे तो मैंने सारे सामने। हाँ बताओ। जब एंटीबॉडीज मसल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। कौन से मसल सेल्स को? स्केलेटल। स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स
के ऊपर साइनैप्स बना नर्व का, है ना, नर्व ने आके सिग्नल दिया स्केलेटल मसल्स को। तो बेसिकली जब जो सार्कोलेमा है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, उसके रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो आप बोल देते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइनैप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाए, वो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसमें बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। बीटा सेल्स याद है इंसुलिन सिक्रीट करेंगे, और अब नहीं हो पाएगा भाई, इस केस में इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो पाएगा, इनको इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होगी तो इनको इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने पड़ जाते हैं, है ना। तो ये टाइप 1 डायबिटीज होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स के थ्रू अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, इनमें कंडक्शन डिफेक्ट आ जाता है। ग्रेव्स डिजीज, जिसको एक्सोफ्थैलेमिक गोइटर बोलते हो, याद करो, इसमें एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो टीएसएच लाइक एक्टिविटी की बन जाती है। हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है इन लोगों को, क्योंकि इनमें टीएसएच ओवर सिक्रीट हो रहा होता है। अगर टीएसएच ओवर सिक्रीट हो रहा होगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड ज्यादा स्टिमुलेट होगा। ज्यादा स्टिमुलेट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा थायराइड के सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे, एक्सेसिव थायराइडिज्म वाले। तो ओवर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हो जाता है। एडिसन्स डिजीज होता है। एडिसन्स में याद करो, एंटीबॉडीज एड्रीनल कॉर्टेक्स के अगेंस्ट बन जाती है। कॉर्टेक्स की लेयर्स पढ़ाई थी, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज कर रहा होता है, दैट इज कॉर्टिसोल, है ना, एंड रिलीज कर रहा होता है एल्डोस्टेरॉन। तो बेसिकली अगर आप एडिसन्स में देखोगे, इसमें एंटीबॉडीज तो फॉर्म हुई है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन। किसकी हाइपोसिक्रीशन? ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ऑफ कॉर्टिसोल। ये सभी जो है बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2-4 और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आजकल बहुत ही फेमस है, जो बहुत लोगों को हो रहा है यार, बहुत ज्यादा, और बहुत बेकार बीमारी है, उसको बोलते हैं लूपस। सुन रखा है लूपस करके? व्हाट इज लूपस? एसएलई बोलते हैं वैसे इसको, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। इसमें antibodies are formed against nucleated cells of body। तो आप ये सोचो कि ये लूपस किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, किसी को किडनी में हो जाता है, किसी को लंग में हो जाता है, किसी को लिवर में हो जाता है। एनी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड। एंड अगर इनको रोकथाम ना किया जाए, इनका इलाज में ज्यादातर स्टेरॉइड्स आते हैं। ज्यादातर जो बीमारियां हैं ये सारी ऑटो इम्यून, इनमें ज्यादातर स्टेरॉइडल मेडिसिन आती हैं। अब जो है, अगर इनको मेडिकल उससे मतलब आप बोलो इनोवेशन से ना रोका जाए, तो ये बढ़ती चली जाएंगी, प्रोग्रेस करती रहेंगी शरीर में, एक के बाद एक ऑर्गन को डैमेज करती रहेंगी। तो इसलिए इनकी रोकथाम तो हो सकती है, बट ये ठीक नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो एक लूपस है। एक आपने शायद सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सुन रखा है? ये तो सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट रेक्टम एंड कोलोन के सेल्स, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्वेलिंग, ये सब होती है। तो आप लिख सकते हो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट रेक्टम कोलोन, रेक्टम एंड कोलोन। फिर अगर आप लिखना चाहो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एक ये लिख सकते हो। क्या होगा इसमें? नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉनिक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट लिवर, उससे इन्फ्लेमेशन आ जाती है लिवर में। नेक्स्ट लिखना चाहो तो और एक और लिख सकते हो, हशीमोटो थायराइडाइटिस। हशीमोटोस थायराइडाइटिस, इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, उससे थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। पहले तो हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी इन्फ्लेमेशन के कारण, और फिर धीरे 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 जब ये बीमारी आगे प्रोग्रेस करेगी तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, सेल्स खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिसमें इस बीमारी में
इट इज हाइपरथायरॉयडिज्म फॉलोड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसा हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बात समझे हो? तो सारी बेकार बीमारियां हैं, ये बीमारी कौन सी अच्छी होती है? कोई भी अच्छी नहीं होती। लिख लो उसको, राइट डाउन। मैम हाँ जी बोलो। मैम ल्यूपस में सेल्स रीजेनरेट होते हैं। लूपस में हाँ सेल्स अटैक हो रहे हैं, फेलियर ऑफ ऑर्गन्स हो सकता है, डैमेज हो जाते हैं। ओके मैम। जल्दी से लिख लो इसको। नेक्स्ट मेरे को लास्ट बताना है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपको। इसके बाद वैक्सीनेशन पढ़ा देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। बताओ बेटा। मैम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होती क्यों है? मतलब ट्रांसप्लांटेशन से भी हो जाती है, बाकी किससे होती है? किसी से भी हो सकती है, रीजन नॉट नोन, मतलब किसी को भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन किसी को हुआ हो, उस वजह से चेंजेस आ गए हो किसी सेल में। मतलब इसका कोई कारण कोई जज ही नहीं कर सकता। अच्छे ओके खासे मैम। इंसान को हो जाती है।
लिख लिया भाई बच्चों यहाँ तक? सभी ने? बताओ। नेक्स्ट लिखो फिर ये। मैम, एलर्जी के टाइम पे आइडेंटिफाई कैसे कोई कर सकता है कि उसको किस चीज का एलर्जी है? बिकॉज डेली बेसिस पे तो इतनी मल्टीपल चीजों से हम एक्सपोज होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? मुश्किल है करना, लेकिन कुछ लोगों को तो डस्ट का पता ही होता है। खैर, डस्ट से एलर्जी जानना सबसे आसान होता है। एजमा वाली एलर्जी, स्किन एलर्जी, ये सब पता चल जाती है। लेकिन किस से हो रही है तो प्रोबेबल रीजन ही पता होते हैं हमें। किससे का बहुत लोगों को तो जिंदगी भर नहीं पता तो चल पाता, कुछ को पता चल जाता है किस किस से है। तो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एलर्जन सभी के लिए वेरिएबल है। जैसे कोई गेहूं का वो खा रही है रोटी, तो है ना, किसी ने कंज्यूम किया वीट, वीट वीट का उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आपने सुना होगा आजकल एलर्जी होती है लोगों को ग्लूटेन से, है ना, दे Yes. आर एलर्जिक टू ग्लूटेन। तो ऐसे पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता लाइफ लॉन्ग उनको किससे एलर्जी है। ओके। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? बताओ। अब किसकी क्लास है आप लोगों की, आखिरी वाली? फिजिक्स। फिजिक्स। ओके। डन ऑल ऑफ यू? मैम लास्ट वाला डिसऑर्डर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, थायराइडाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट थायराइड। उस वजह से हाइपरथायराइडिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा पहले, और उसके बाद जैसे जैसे सेल्स डैमेज होते चले जाएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। चलिए बताइए, लिख लिया तो बोलो, मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। डन। चलिए ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाएगा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। देखो नाम से पता चल रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कि ऐसे डिसऑर्डर जिनसे इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। और अफेक्ट कैसे हो रही है? डेफिशिएंट होती जा रही है बॉडी विद इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो हमारे को कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी XYZ। तो दो किस्म के इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जिसमें इम्यूनिटी एक इंसान की बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज्ड चल रही है।
उसको प्राइमरी बोलोगे, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ऐसी कोई बीमारी किसी को है जो बचपन से ही है, जिस वजह से इम्यूनिटी वीक बचपन से ही है, और अगर ऐसी कोई बीमारी हुई बर्थ के बाद, एक्वायर की गई, जिस वजह से इम्यूनिटी पैदा होने के बाद कम होती चली जा रही है, तो उसको आप सेकेंडरी बोलते हो, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। सेकेंडरी में तो एड्स आ जाता है। एचआईवी इन्फेक्शन जो है, एड्स जो है, उसका एचआईवी वायरस जो है कौन से सेल्स को अटैक करता है? टी हेल्पर सेल्स को। तो जब वो टी हेल्पर सेल्स को अटैक करना स्टार्ट करता है, इम्यूनिटी डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, बट वो सेकेंडरी में आएगा बिकॉज इट इज एक्वायर्ड। अब आप बोल सकते हो मैम एड्स तो माँ से बच्चे को भी जाता है ना, तो इसका मतलब ये है वो तो बाय बर्थ हो गया, प्राइमरी में भी आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे ने उसको एक्वायर ही तो किया है फ्रॉम दी मदर, है ना। ट्रांसमिशन देखो, ट्रांसमिशन कैसे हुआ वायरस का? एक्वायर्ड है वो भी इन अ पैटर्न। अब वो अलग बात है कि बच्चा अगर पैदा होगा उस ऐसी मदर से, तो ऑब्वियसली उसको भी एड्स होगा, या मतलब एचआईवी पॉजिटिव होगा वो भी, ऐसे बोल सकते हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फिर वो बचपन से हो सकता है, बट देन रीजन एक्वायर्ड ही रहेगा। तो अगर एक्वायर्ड कंडीशंस के कारण इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उसको आप सेकेंडरी बोल सकते हो। दैट इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी में क्या आएगा फिर? व्हाट प्राइमरी इंक्लूड्स विच डिसऑर्डर? एनी आइडिया? प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है? उसको बोलते हैं स्किड। स्किड इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। स्किड में क्या होता है, ये आप ना जीन थेरेपी में भी पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है। स्किड के पेशेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, इनमें बचपन से ही एक एंजाइम की कमी होती है। उस एंजाइम का नाम है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम एक जीन के थ्रू बनता है, एडीए जीन। इन बच्चों में एडीए जीन म्यूटेटेड होता है, देयर इज म्यूटेशन ऑफ एडीए जीन। एंड अगर एडीए जीन नहीं है ना, और तो एडीए एंजाइम नहीं बन रहा। एडीए एंजाइम किस लिए चाहिए? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इन केस अगर एंजाइम नहीं है, जीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो बी लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पा रहे, तो जाहिर सी बात है ना, बचपन से ही इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। अगर आपने कोई मूवी वगैरह ऐसी देखी हो, उसमें दिखाते हैं कि ऐसे बच्चों को जो है बहुत सेफ ग्लास चेम्बर्स में रखते हैं, जिससे कि ये एक्सपोज ना हो तुरंत पैदा होने के बाद टू आउटसाइड वर्ल्ड। दे आर हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनको क्लोज प्रोटेक्टेड रूम्स में ही रखा जाता है। दे आर नॉट इवन अलाउड, और मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर हम इन्हें अलाउ करें कि बाहर जाओ और घूमो, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ये। इनकी बॉडी हाईली सेंसिटिव रहती है, हाईली कॉम्प्रोमाइज रहती है फॉर इम्यूनिटी, और इनको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना जरूरी होता है। तभी जब कोविड हुआ था तो ऐसा बोला गया था, जो स्किड के पेशेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही बाहर जाना अवॉइड करें। इनका वैसे भी लाइफ स्पैन कम ही होता है, क्योंकि देखो हवा में जो है पैथोजन होता ही है। हमारी इम्यूनिटी बिल्ड है, इसलिए तो हम बीमारियां डेवलप नहीं कर रहे, वरना इस हवा में बहुत पैथोजेंस है, बहुत सारे। अगर कोई स्किड का पेशेंट है, उसके लिए तो छोटा सा छोटा पैथोजन भी बहुत हार्मफुल हो सकता है। बात समझ रहे हो ये बात? है ना, लिखो इसको। बाकी स्किड की रामगाथा पूरा बायोटेक्नोलॉजी में आएगी, क्योंकि पहली बार जीन थेरेपी जो की गई थी वो स्किड के पेशेंट के ऊपर ही हुई है। जीन थेरेपी होता है डिफेक्टिव जीन को ठीक करने का प्रोसीजर। तो वो जो पहली बार किया गया एज एन अटेम्प्ट, वो स्किड पेशेंट पे ही किया गया था। लिख लो इसको, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को। इम्यून सिस्टम का लास्ट मैम, डिसऑर्डर है। हाँ बताओ स्वाति। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल था या फिर अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल था, बट परमानेंट क्योर नहीं था। ओके मैम।
मैम हाँ जी। मैम जो मदर से उनके चाइल्ड में जो एड्स ट्रांसमिट हो सकता है वो विदाउट लैक्टेशन भी हो सकता है। विदाउट लैक्टेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, फीटस अरे प्लेसेंटा के थ्रू आ सकता है। HIV ट्रांसमिशन है थ्रू प्लेसेंटा। आप लोगों के एरिया में बारिश हो रही है क्या भाई? किसी के यहाँ बारिश का कहर है या ठीक है सब? नो मैम, नहीं हो रही बारिश। सब ठीक है ना? हाँ तो फिर बस इसलिए क्लासेस जो है ऑफलाइन हो गई है वापस से। Done all of you? डन। अच्छा अब देखो, एक टॉपिक रह गया आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, और एक इसमें तो इतना ही रह गया है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। फिर हमें पढ़ना है कैंसर, एड्स और मलेरिया, 3 बीमारियां। फिर थोड़ी सी बीमारियां अब मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, बैक्टीरियल वायरल करके जो भी दे रखी है, प्रोटोजोआन फंगल बाकी रेस्ट। लेकिन कैंसर में एड्स एंड मलेरिया ये मैं आपको पढ़ाऊंगी तीनों। तो 2 क्लास इसमें लग जाएंगी टोटल, और 1 क्लास ड्रग अब्यूज मिला के, मतलब नेक्स्ट 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 क्लासेस में इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। मुझे याद दिला देना हमें वैक्सीनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं वाइंड अप कर देती हूँ, क्योंकि अब 2-3 मिनट में मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना आप क्लास में मिलेंगे। एवोल्यूशन के डाउट डिस्कस करने हैं ना हमने नेक्स्ट क्लास में, वैसे भी पहले, है ना? यस करके मैम। आना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। ओके, क्या थैंक यू करूँ? मैम। हम थोड़ा सा ऊपर कर दो वो एडिशन